अरे यार, अगर मैं कब्रिस्तान की उस सील की वजह से सोता नहीं रहता तो मैं इतना कमजोर नहीं होता। राज से पटखनी खाने के बाद भूतराज ने सोचा। राज ने अपने हाथ को झटकाया। ये काफी मजबूत था। भले ही इसमें अभी भी कमजोरी है, लेकिन इसका शरीर दूसरे लेवल के जादूगर के बराबर ही है। इसकी ढाल भी उस स्टील के दरवाजे जितनी मजबूत थी जो मैंने सीनियर वसीम को छुड़ाते समय तोड़ा था। राज ने मनी मन सोचा, बच्चे, क्या तुम वाकई मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? स्थिर होने के बाद भूतराज ने कहा, हाँ। राज ने जोर से हंसा और अपने हाथों को नुकीले पंजों की तरह मोड़कर शुरुआती फिस्ट नंबर 3 का हमला किया। नादान लड़के, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि हम गांव वालों को मार डालेंगे? भूतराज ने कहा। वो तजुर्बेकार लड़ाकू लग रहा था। अपने आप को यहाँ से वहां ले जाकर वो राज के हमले से बच गया। इसके बाद वो राज और अपने बीच एक दूरी बनाकर रखने लगा। मैं बेवकूफी कहलाऊंगा अगर मैंने ये कहा कि मुझे गांव वालों की चिंता है। ये तो अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरी बताने जैसा ही हुआ। राज ने मनी मन सोचा, उनका मुझसे क्या लेना देना? अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मुझे तो बस तुम लोगों से निपटना है। राज ने गुस्से में कहा। अभी के लिए उसके चेहरे के भाव ही अलग थे ताकि उसके दुश्मन को कमजोरी का अंदाजा भी न हो सके। राज की बात सुनकर भूतराज हैरान था। राज ने इस मौके का फायदा उठाकर और लंबी चाल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा और उसने भूतराज की तरफ मुक्का चलाया। राज के अचानक हमले को देखकर भूतराज ने दुष्टों जैसा मुस्कुराया। क्या इसे वाकई लगा कि मेरा ध्यान बट गया है? पहले लेवल के जादूगरों के पास वाकई तजुर्बा नहीं होता। ये लोग किसी भी बात को मौका समझ लेते हैं। भूतराज ने सोचा, तुम बस एक पहले लेवल के नौसिखिए जादूगर हो। क्या तुम वाकई खुद को महान समझते हो? तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है, भूतराज ने कहा और उसके कवच में एक विस्फोट हुआ जिससे वो एक चोंगे में बदलकर राज को ढकने लगा। ये चोंगा भूतराज की खास टेक्निक थी। इसे ढके जाने के बाद दुश्मन कमजोर हो जाता था। इसके साथ साथ उनकी ताकत भी सोख ली जाती थी। अगर मैंने तुम्हारे शरीर से रक्त और कुंडलिनी की सारी ताकत सोख ली तो मैं अपनी 40% ताकत को फिर से हासिल कर लूंगा। पहले हमने सोचा था कि छुपकर काम करेंगे और जादूगरों से पंगा लेने से बचेंगे, लेकिन किसने सोचा था कि तुम हमारी नाक में दम करने के लिए आ जाओगे। अब जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना, भूतराज ने हंसकर कहा। काले चोगे ने राज को पूरा ढक लिया। तभी भूतराज ने गहरी सांस लेकर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। वो राज की रक्त और कुंडलिनी को सोखना चाहता था। हालांकि राज के एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए। काले चोंगे के अंदर से बिजली कड़कने लगी। तड़ित हस्त, काले चोंगे के अंदर से राज की आवाज आई। जब राज फोन पर बात कर रहा था उसने तभी हाथ पर बिजली का निशान बना लिया था। ऐसे में वो तुरंत तड़ित हस्त का इस्तेमाल कर सकता था। जब भूतराज को अपनी जीत आंखों के सामने दिखने लगी थी तब राज ने तड़ित हस्त का इस्तेमाल करके पासा पलट दिया था। तड़ित हस्त सीधा भूतराज पर पड़ा। चोंगा न होने के कारण भूतराज की रक्षा कमजोर हो चुकी थी। भूतराज का आधा शरीर मिट्टी में मिल गया। उसका चोगा भी राख हो गया। तुम तड़ित हस्त कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे ही भूतराज का ऊपरी हिस्सा दीवार से टकराया उसने कहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अच्छा, क्या ये इतना अजीब है? मुझे लगा था कि पहले लेवल का हर जादूगर तड़ित हस्त इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अभी तो कहानी थोड़ी अलग भी थी। तुम भूत हो, तुमने इससे बचने की कोशिश क्यों नहीं की? राज ने कहा। राज काफी कंफ्यूज था। भूतराज ने चोगे वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके राज को तड़ित हस्त के लिए भरपूर समय दे दिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था ये राज को नहीं मालूम था। तड़ित हस्त हर कोई नहीं कर सकता बेवकूफ। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई भूत जिंदा ही नहीं बचता। अगर पहले लेवल का हर जादूगर तड़ित हस्त सीख ले और दूसरे लेवल के जादूगर बराबर ताकतवर भूतराज को मारने लगे तो भूतों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। भूतराज ने मनीमन सोचा। राज के समझ में कुछ भी नहीं आया था। क्या ये तड़ित हस्त सीनियर ने खुद से बनाया था? खैर, जो भी हो, अभी के लिए बात तो ये है कि मुझे इसका इस्तेमाल आता है। मैं सीनियर को बाद में शुक्रिया कह दूंगा।
अभी मुझे भूतराज से निपटना है, राज ने सोचा। इसके बाद राज ने एक शैतानी बंधन तिलिस्म निकाला। मुझे बताओ कि जो लोग तुम्हें काबू कर रहे हैं वो कहाँ छुपे हैं? यहाँ कलंदर के गुर्गे कहाँ हैं? मुझे पता है कि ये इलाका उन्हीं का है, राज ने मुस्कुरा कर पूछा और भूतराज को शैतानी बंधन तिलिस्म दिखाया। भूतराज ने तिलिस्म को डर कर देखा। वो इस तिलिस्म की ताकत महसूस कर पा रहा था। अभी उसकी जैसी हालत भी थी, उस हिसाब से वो तिलिस्म की ताकत से निपट नहीं सकता था। अगर तुम मुझे सब कुछ सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, राज ने सच कहा। असल में ये भूतराज काफी काम का था, इसलिए राज उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। तुम कलंदर के गुर्गे को ढूंढ रहे हो? अगर वही तुम्हारा निशाना है तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कलंदर के गुर्गे मर चुके हैं, भूतराज ने तिलिस्म के डर से सिकुड़कर कहा। मर गए? राज थोड़ी देर के लिए चौंक गया। तब उसे ध्यान आया कि कलंदर के 3 पंजे के निशान वाले जानवर के सिर वाला एक छोटा सा गैंग बनाया था जो भूतों को ढूंढने का काम करता था। यही राज ने सपने में देखा था। जब कलंदर जिंदा था तो वो भूतों को काबू में रखना और कैद रखना जानता था। वो हर काम के लिए सही भूत को ही चुनता था। लेकिन उसके गुर्गों ने उसके मरने के बाद सील तोड़ने की कोशिश की होती तो तुमने उन सभी को मार दिया? राज ने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, भूतराज ने जवाब दिया। राज ने गहरी सांस ली। वो कलंदर के गुर्गों को इसलिए ढूंढ रहा था ताकि उसे चेतन के बारे में कोई जानकारी मिल सके। राज अकेले ही असीम शैतानी कबीले जैसी चीज से ही निपटना चाहता था, लेकिन वो कम से कम शाही शेर को जानकारी तो दे ही सकता था। हालांकि कलंदर के गुर्गे अब मर चुके थे। वही हुआ जो मंजूर है खुदा था। अब राज को समझ आया कि भूत गांव वालों की रक्त और कुंडलिनी की शक्ति क्यों सोख रहे थे। कैद के कारण सभी भूत कमजोर हो गए थे, इसलिए उन लोगों ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए रक्त और कुंडलिनी सोखना बेहतर समझा। हालांकि उन लोगों ने बस थोड़ी मात्रा लेकर ही यहाँ से जाने को सोचा था। एक आखिरी सवाल। कलंदर के गुर्गे हाल ही में चेतन नाम के एक जादूगर के साथ काम कर रहे थे, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है? राज ने पूछा। भूतराज ने ना में सिर हिलाया। जब से वो कैद से बाहर आए थे तब से उन्होंने कलंदर के सारे गुर्गों को मार दिया था। इसके अलावा जो गुर्गे किसी काम से बाहर गए थे उन्हें बेवकूफ बनाकर वापस बुलाया गया था और फिर उन्हें मार दिया गया था। भूतराज को नहीं पता था कि गुर्गों ने किसके साथ मिलकर काम किया था। ये सब राज के लिए काफी चौंकाने वाला था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला और पहाड़ी इमारती में कुछ टाइप करने लगा। क्या कोई सीनियर ऑनलाइन है? मैंने अभी अभी एक भूतराज पकड़ा है और मैं उसे कैद करने के बारे में जानना चाहता हूँ, राज ने पूछा। तुम्हें भूत कैद करने के सामान की जरूरत होगी, जैसे कि भूतिया अंगूठी या जार, तिलिस्मक ने जवाब दिया। क्या मेरे बर्फीले मोती से काम बन जाएगा? राज ने पूछा। वो भूत कैद करने के काम आता है। भूत और भूतराज में थोड़ा तो फर्क है, तिलिस्मक ने कहा। क्या कोई और तरीका है? राज ने पूछा। तुम कैद करने की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लेवल पर इसे करना नामुमकिन है, तिलिस्मक ने जवाब दिया। इसका मतलब मैं भूतराज को नहीं रख पाऊंगा, राज ने निराश होकर कहा। उसने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि उसकी किस्मत का सिक्का चमक जाएगा और कोई सीनियर उसकी मदद कर देगा। अब जब भूतराज को कैद नहीं किया जा सकता है तो मैं इसे मार दूं। हालांकि मुझे थोड़ा ध्यान से ये काम करने की जरूरत है। कम से कम मुझे बाकी भूतों को रोकना होगा। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? राज ने भौहें उठाकर सोचा। लेकिन जैसे ही उसके मन में भूतराज को मारने का ख्याल आया, उसके मन की इंद्री में मौजूद भूत बाहर आ गया। अभी राज के साथ जुड़ाव का काम पूरा न होने के कारण भूत और राज सिर्फ मन से जुड़े थे। इसीलिए भूत सिर्फ राज के मन में चल रहे ख्याल को समझ पाया था। भूत हाथ में सुनहरी तलवार लेकर बाहर आया। अपनी रैंक पर वापस आने के बाद इस भूत में ये नई काबिलियत आई थी। अब उसके पास हमला करने के लिए तलवार और रक्षा के लिए ढाल थी। सुनहरी तलवार हवा में उठी और घायल भूतराज को काटने बढ़ी। नहीं, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे साथी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा गांव तबाह हो जाएगा, भूतराज ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। भले ही वो घायल था,
लेकिन भूतराज को लगा कि वो राज जैसे नौसिखिया जादूगर से भाग निकलेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जादूगर इतना भयानक होगा, जिसके पास तलवार, तिलिस्म और तड़ित हस्त होगा। भूतराज ने राज को जितना कमजोर समझा था, असल में कहानी उतनी ही उल्टी साबित हुई थी। जहां एक तरफ भूतराज को अपना पलड़ा भारी लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब भूतराज अपनी जान की भीख मांगने पर उतारू था। वो खुद को बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाना चाह रहा था, लेकिन अब बात काफी बदल चुकी थी। अब भूतराज की जान राज के नहीं बल्कि उसके भूत के हाथों में थी, जिस पर राज का कोई जोर नहीं था। राज चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था। राज के भूत ने मुंह खोलकर भूतराज को निगल लिया और वापस राज के अंदर चला गया। राज अभी भी शैतानी बंधन तिलिस्म लेकर बेवकूफ की तरह खड़ा रह गया। लेकिन राज अब अकेले बाकी भूतों से कैसे निपटेगा? क्या राज से काफी बड़ी गलती हुई थी, जिसकी सजा अब पूरे गांव को भुगतनी होगी? अब मैं क्या करूं? राज के पास पहाड़ी महारथियों से मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। राज अभी भी पहाड़ी महारथी का ग्रुप खोलकर देख रहा था। वो कोई और मैसेज करना चाहता था। जैसे ही राज ने मैसेज करने का सोचा, उसे एक पर्सनल मैसेज आ गया। ये मैसेज फकीर के शिष्य संता का था। इसी ने राज को 3 टेक्निक बताई थी, जिसमें टेम्परेरी तलवार नियंत्रण टेक्निक भी शामिल थी, जिसकी मदद से राज ने शाही जूनियर के हत्यारे को मारा था। राज, तुम ऑनलाइन हो? संता ने पूछा। हाँ बताइए, राज ने तुरंत जवाब दिया। तुम भूतराज को कैद करने के बारे में जानना चाहते हो ना? संता ने पूछा। वैसे तो संता पहाड़ी महारथियों से जुड़ा नहीं था, लेकिन फकीर का शिष्य होने के कारण वो पर्सनल मैसेज कर सकता था। सीनियर संता, क्या आपके पास भूतराज को कैद करने का कोई तरीका है? लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है, मैंने उसे मार दिया है, राज ने हंसकर कहा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें भूतराज मिला कहाँ? इस इलाके में तो फिर और भी भूत होंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनका एक ही भूतराज होगा, संता ने पूछा। संता आजकल बुद्ध की जादुई टेक्निक सीख रहा था, जिसमें बहुत से भूतों की शक्ति की जरूरत पड़ती थी। आमतौर पर 1-2 भूत मिल जाते थे, लेकिन भूतों का झुंड ढूंढना थोड़ा कठिन काम था। देश में कई सालों से बड़ी जंगें भी नहीं हुई थी, जिससे झुंड में भूत मिलना आसान नहीं था। इसके अलावा जो 1-2 भूत थे, उसमें से ज्यादातर पकड़े गए थे। मैं बाकी चीजों के बारे में तो पक्के तौर से नहीं कह सकता, लेकिन इस इलाके में कई सारे भूत मौजूद हैं। अब इसमें भूतराज है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। शायद बहुत से भूतराज हो भी सकते हैं, या शायद नहीं भी, राज ने जवाब दिया। अच्छा तुम कहाँ हो? संता ने पूछा। मैं ऋषिकेश के पास एक गांव में हूँ, राज ने कहा। हाँ, वो मेरे यहाँ से पास में ही है। मेरा इंतजार करो, अगर मैं उड़ती तलवार से आया तो मैं वहां 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, संता ने कहा और गायब हो गया। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी मैं किसी परेशानी में पड़ता हूँ तो कोई ना कोई मेरी मदद करने आ ही जाता है। मेरी किस्मत शायद काफी अच्छी है, राज ने मन ही मन सोचा। इसके बाद राज ने रोहन को फोन लगाकर बताया कि वो गांव में घूम रहा है और लौटने में देर हो जाएगी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि रोहन को उसकी चिंता ना हो और वो उसे ढूंढने न निकले, क्योंकि इससे नई समस्या पैदा हो सकती थी। अब भूतों का हमला हो पाए उसके पहले सीनियर संता आ जाए बस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी मेरी किस्मत मेरा साथ देगी, राज ने मन ही मन प्रार्थना की। हालांकि आज राज की किस्मत खराब थी नहीं। करीब 45 मिनट के अंदर हवा में एक उड़ती हुई तलवार दिखाई दी, जिसके बाद एक आदमी नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी काफी सुंदर और फिट था। भले ही उसका सिर गंजा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। राज, उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा। राज को पता चल चुका था कि ये फकीर का शिष्य संता है। हेलो सीनियर संता, राज ने राहत की सांस लेकर कहा। राज जानता था कि सीनियर के होते भूतों की फौज से लड़ना भी अब आसान काम था। अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। संता बुद्ध जादूगरों में काफी नामी था और भूतों से निपटने में उसकी महारत थी। लेकिन सीनियर तो आम जादूगरों जैसे ही हैं। फिर उन्होंने सन्यासियों जैसा
सिर क्यों मुंडवा रखा है? राज ने हैरान होकर सोचा। इस इलाके में तो बहुत ज्यादा भूत या शक्ति महसूस हो रही है, संता ने चारों तरफ महसूस करने के बाद कहा। जब राज ने बहुत से भूतों की बात कही थी तब संता को लगा था कि ज्यादा से ज्यादा 100 भूत होंगे, लेकिन अभी जब संता ने महसूस किया तो उसे कम से कम 1000 भूत महसूस हुए। इनमें कई सारे भूत सिपाही और भूतराज होने चाहिए, संता ने मनी मन सोचा। बहुत बढ़िया राज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें शुक्रिया कैसे करूं। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है, संता ने कहा। सीनियर, असल में आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है, राज ने हंसकर कहा। अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस इलाके में मेरी उम्मीद से भी ज्यादा भूत हैं। जब मैं सबको कैद कर लूंगा तो मैं तुम्हें इनाम में कुछ अच्छा जरूर दूंगा, संता ने राज के कंधे को थपथपाकर कहा। इतने भूतों को कैद करने के बाद संता अपनी टेक्निक को पूरा कर सकता था और उसका काफी समय भी बच सकता था। ये संता के लिए बहुत बड़ी मदद थी। अगर उसके बदले वो राज को कुछ अच्छा नहीं देगा तो कबीले के बाकी लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे। इसके अलावा पहाड़ी महारथी अपने जूनियर की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे, तो राज को इनाम मिलना लाजमी था। संता ने थोड़ी देर सोचने के बाद एक फोन लगाया। गुरुजी, मैं राज को अडिग तन की टेक्निक देना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? संता ने पूछा। दूसरी तरफ पहले तो काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। इसके बाद लकड़ी को ठोकने की 3 बार आवाज आई। ठीक है, शुक्रिया गुरुजी, संता ने मुस्कुराकर कहा। राज, तुम अभी भी सीनियर वसीम के साथ रह रहे हो? संता ने राज के कंधे ठोककर कहा। राज ने हामी में सिर हिला दिया। वसीम अभी कुछ दिनों के लिए ही राज से दूर गया था और अपनी तलवार ढूंढ रहा था, लेकिन जल्द ही वो वापस आने वाला था। अगर ऐसा ही है तो तुम्हारे घर वापस लौटने के कुछ दिनों में मैं सीनियर वसीम से बात कर लूंगा। इसके बाद मैं तुम्हें अडिग तन की टेक्निक तुम्हें उड़ती तलवार से भेज दूंगा। तुम इसे लेने के बाद मना मत करना, तुम्हें ये लेनी ही होगी, संता ने कहा। अडिग तन, ये कैसी टेक्निक है? राज ने टेक्निक के बारे में पूछा और अपने सिर को छूने लगा। अभी लंबी चाल टेक्निक को सीखने में ही राज को बड़ी दिक्कत आ रही थी और अवचेतन मन में उसकी असली सच्चाई बदल गई थी। अब वो उसे और नहीं बदलना चाहता था। तुमने शुरुआती बुद्ध फेस्ट टेक्निक सीख ली है ना? अडिग तन उसी को पूरा करने वाली टेक्निक है। हालांकि ये कोई फिस्ट टेक्निक नहीं है, लेकिन ये शरीर को ताकतवर बनाने की पहली लेवल की टेक्निक है। इससे शरीर मजबूत हो जाता है। फिस्ट टेक्निक के साथ इसका इस्तेमाल करने से तुम जल्द ही सिद्ध चक्र हासिल कर लोगे, संता ने हंसकर कहा। शुक्रिया सर। जैसे ही राज ने सुना कि नई टेक्निक शुरुआती बुद्ध फेस्ट टेक्निक को पूरा करने के लिए है, तो इस टेक्निक को हासिल करने की उसकी चाहत बढ़ गई। अब उसे अपनी असली सच्चाई के बाल झड़ जाने का भी गम नहीं था, क्योंकि तलवार बनना दिखने से बेहतर था। हालांकि अभी तक का उसका दिन अच्छा बीत रहा था। अब उसे न सिर्फ भूतों से छुटकारा मिलने वाला था, बल्कि उसे एक नई टेक्निक भी मिलने वाली थी। आज उसकी किस्मत वाकई काफी अच्छी थी। करीब आधे घंटे के बाद गांव के ऊपर मंडराने वाला काला कोहरा नीचे की तरफ बढ़ने लगा। आम लोगों को यह कोहरा दिखाई नहीं दे रहा था। केवल वही जादूगर इस कोहरे को देख सकते थे जिनके पास इसकी काबिलियत थी। इस कोहरे में कई सारे भूत शामिल थे जो गुस्से से चिल्ला रहे थे। भूतों के नीचे बढ़ते ही अचानक ठंड बढ़ने लगी। आसपास मौजूद लोगों को बिना वजह ठंड का एहसास होने लगा। कई 100 गुस्सैल भूतों के साथ साथ करीब 20 भूत सिपाही भी थे। वो सभी कवच पहने हुए थे और उनके हाथों में खतरनाक हथियार और चेहरे पर मुखौटे थे। वो सभी बहुत भयानक लग रहे थे। उन सभी भूत सिपाहियों के ऊपर एक भूतराज था। उसने भी एक भयानक मुखौटा पहना था। हालांकि ये उस भूतराज से अलग था जिसको राज ने मारा था। इस भूतराज की ताकत वापस आ चुकी थी और वो कमजोर नहीं था। वो कम से कम दूसरे लेवल के जादूगर बराबर ताकतवर था। संता का अंदाजा एकदम सही निकला था। उसे लगा था कि एक भूतराज इतने सारे भूतों और भूत सिपाहियों को अकेले नहीं संभाल सकता था, और आखिर हुआ भी यही। संता की किस्मत चमक गई थी। उसे कई सारे भूतों के साथ साथ एक भूतराज भी मिल गया था जो अपनी ताकत वापस हासिल कर चुका था।
इसका मतलब साफ था कि संता को जिस ताकत की जरूरत थी, अब उसे वो ताकत मिलने वाली थी। वाह वाह, मेरी तो छप्पर फाड़ लॉटरी लग गई है। यहाँ जितने भूत हैं वो मेरी जरूरत से भी ज्यादा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अभी और भी भूत होंगे। अब तो मैं अपनी टेक्निक सीख ही जाऊंगा। संता ने अपने हाथ मलते हुए कहा, आज मेरी किस्मत अच्छी थी कि सीनियर संता ने खुद मुझे मैसेज कर दिया और वो ऋषिकेश से ज्यादा दूर भी नहीं थे। राज ने खुश होकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। यहाँ मौजूद सभी को मार डालो, भूतराज ने हवा में उड़ते हुए कहा। उन सभी को अपने साथी के मरने की खबर मिल चुकी थी। इस गांव के एक एक आदमी को हमारे भाई की मौत की सजा मिलनी चाहिए, भूतराज ने फिर से दहाड़ते हुए कहा। भूत सिपाही खुश होकर चारों तरफ फैलने लगे। उन सभी के साथ कई सारे गुस्सैल भूत मौजूद थे और वो गांव के कोने कोने में जा रहे थे। इसके बाद सभी भूत जिंदा चीजों की तरफ बढ़ने लगे। अब इंसान और जानवर में उन्हें कोई फर्क नहीं बचा था। वो सब अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते थे और रक्त और कुंडलिनी की हर शक्ति सोख लेना चाहते थे। आ जाओ, संता ने हंसकर कहा और अपने कपड़ों में से कपड़ा लिपटा एक झंडा निकाला, जो बाद में एक काले झंडे की तरह बन गया। जैसे ही झंडा खुला, उसमें एक ब्लैक होल जैसा बन गया, जिसकी वजह से सभी भूत उसकी तरफ चिल्लाते हुए खिंचने लगे। ये नजारा बहुत ही खतरनाक था। जो भूत अभी थोड़ी देर पहले तक कुछ नजर आ रहे थे, अब उनकी आंखों में खौफ था। कुछ देर तक तो उन्हें समझ भी नहीं आया कि वो जाना किसी और तरफ चाहते थे, लेकिन बढ़ किसी और तरफ रहे थे। उनकी खुशी चारों पल तक भी बरकरार नहीं रह पाई थी और अब शायद उन्हें दोबारा खुश होने का मौका भी नहीं मिलने वाला था। संता के झंडे ने जो ब्लैक होल बनाया था वो बहुत ही ताकतवर था। कोई भी भूत उससे अपने आप को नहीं बचा पा रहा था। भूतों की हंसी अब चीखों में बदल गई थी। भूत झंडे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। क्या संता बिना किसी की मौत हुए गांव को भूतों से आजाद करा लेगा? आखिर अडिगतन की टेक्निक से राज को क्या हासिल होगा?